डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 7वें पाठ में गुणों में आवर्तिता को समझेंगे। अब ये गुणों में आवर्तिता का मतलब क्या है? देखिएगा, आवर्त सारणी जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे मोजले ने बताया है, ये आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी, ये लिखा हुआ आधुनिक आवर्त सारणी आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। इनमें जो तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन है, 2 नंबर पे हीलियम है, ये नंबरिंग दर्ज की गई है। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, ठीक है, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन। इस प्रकार से इधर से इधर चलते हैं तो अपन परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि अपन बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। दूसरी बात, अपन को ये जो तत्व है इनके अंदर जो गुण है, ठीक है, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, ये सारी बातें ही इनके गुण कहलाते हैं। ठीक है, और गुणों में आवर्तिता पाई जाती है, यानी कि बारंबारता पाई जाती है। वो कैसे होती है? इसका मतलब ये है, जैसे कि अपन आवर्त सारणी की बात करेंगे तो हम बाएं से दाएं चलेंगे और ऊपर से नीचे चलेंगे। ठीक है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, ये आवर्त है, 1 नंबर आवर्त, ये लिखा हुआ 2 नंबर आवर्त, ये 3 नंबर आवर्त, ये 4 नंबर आवर्त, 7 आवर्त है ऐसे, है ना। तो आवर्त में तो किधर से किधर चलेंगे अपन? बाएं से, ये भाग कौन सा आपका? बायां भाग। आपके हाथ में किताब है तो देखिए, ये टेबल का बायां भाग है और ये टेबल का दायां भाग है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बाएं से दाएं चलने पर किधर? आवर्त में, नहीं, आवर्त है, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ये ऊपर से नीचे क्या वर्ग है? कितने वर्ग होते हैं? 1 से लेकर के 18 वर्ग, है ना, ये 18 वर्ग ये रहा। ठीक है, वर्ग में हमेशा कहां से कहां जाएंगे अपन? ऊपर से नीचे की ओर तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो। दूसरी बात, जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोजले के द्वारा दी गई है ये, ठीक है, मोजले वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा था, 4 ब्लॉक में बांटा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और नीचे ये जो है यहां से ये एफ ब्लॉक। ठीक है ना, ये वाले से आगे ये एफ ब्लॉक में आते हैं। तो यहां पर दूसरी जो खास बात ये है कि आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये किस पर आधारित है? ये है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब है परमाणु का क्रम नंबर, क्रम संख्या, सीरियल नंबर कितना है। जैसे हाइड्रोजन का 1 नंबर है ना, सोडियम का 11 नंबर पे है, पोटेशियम का 19 नंबर पे है, तो ये सीरियल नंबर है, इसके परमाणु क्रमांक नंबर है। तो ये परमाणु क्रमांक किस आधार पर दिए गए हैं? ये दिए गए हैं परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रोटॉन। प्रोटॉन होते हैं धनावेशित, जितने प्रोटॉन होंगे वही तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। जैसे यहाँ पर क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो इसका मतलब ये 17 नंबर क्या है? 17 प्रोटॉन है इसके पास। क्या है? 17 प्रोटॉन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है ये 12 नंबर पे आता है, तो 12 क्या है इसमें? इसमें 12 प्रोटॉन है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, जो कल अपने आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर समझा था, कुछ 2-4 बातें देखी थी कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। परमाणु में ये बीच में नाभिक होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये बाहर क्या है? कक्षा, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें आवर्त सारणी में, इसको आवर्त सारणी में अपन समझें तो देखिएगा, यहाँ ये आवर्त सारणी आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास एक कक्षा होती है। लिथियम के पास दूसरी कक्षा, जितने आवर्त होंगे उतनी कक्षा होगी। दूसरे आवर्त में 2 कक्षाएं हैं, तीसरे आवर्त में 3 कक्षाएं हैं, चौथे आवर्त में 4 कक्षाएं होती हैं। परमाणु चतुर्थ जैसे 4 कक्षाएं बना दी, दूसरे आवर्त में 2 कक्षाएं हैं, तीसरे आवर्त में 3 कक्षा हैं। तो ये आपको इसका डायग्राम जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, और ये यहाँ इधर पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, और इधर ये 18वां वर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या है? ये तो वर्ग है, 18 वर्ग हो गया। और ये 1 नंबर इधर से इधर चलते हैं अपन 2 नंबर पे, ये इसके क्या है? ये आवर्त हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या समझना है इसमें। अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षा बढ़ जाती है। जैसे पहले आवर्त में, ये दूसरे आवर्त में, ये तीसरे आवर्त में। पहले आवर्त में यहाँ पर क्या हो गया? 1 कक्षा है, दूसरे आवर्त में यहाँ पर 2 कक्षाएं होगी, आपको दिख रहा है 2 कक्षाएं हैं, तीसरे आवर्त में 3 कक्षाएं होगी। अब ये कक्षा किस आधार पे? जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, ठीक है ना, और लिथियम जो है वो अपना 3 नंबर पे आता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे में ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। सोडियम 11 नंबर पे आता है,
पहली कक्षा में 2, ठीक है, दूसरे में 8, 10 और तीसरी में 1, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। परंतु अपन को ध्यान रखना है प्रोटॉन की संख्या। हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, ठीक है ना। लिथियम के पास कितने हैं? 3 प्रोटॉन है, क्योंकि 3 नंबर पे आता है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, नाभिक में 11 नंबर पे आता है, और 11 ही इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब देखिएगा, अपन को अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, तब अपन इसके गुणों के ऊपर जो बात करेंगे, आगे अपना जो पार्ट है, टॉपिक है, उसको समझेंगे। क्या लिखा है? आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के कई भौतिक और रासायनिक गुणों को स्पष्ट किया जा सकता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, 2 प्रकार के गुण है। भौतिक और रासायनिक गुण का मतलब है रासायनिक अभिक्रियाएं, और भौतिक गुण का मतलब है पदार्थ की प्रकृति कैसी है, ठोस, द्रव, गैस अवस्था, है ना, धातु है या अधातु है, विद्युत सुचालक है या कुचालक है, ये सारी बातें आती हैं इसमें। यदि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे, देखो मैंने बताया था अभी, वर्ग में तो कहां से कहां चलेंगे अपन? ऊपर से नीचे की तरफ, और आवर्त में कहां चलेंगे? बाएं से दाएं। जाएं तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बढ़ने या घटने की एक निश्चित क्रम दिखाई देता है, ठीक है। वर्ग में तो ऊपर से नीचे चलेंगे, तब वहां तत्वों के एक निश्चित क्रम, बार बार आवर्ती आएगी, उसमें रिपीटेशन आएगा। और आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, तभी तत्वों के अंदर निश्चित एक भौतिक और रासायनिक जो गुण है वो या तो बढ़ेंगे या घटेंगे, वो निश्चित क्रम में होगा। तत्वों के गुणों में यह नियमित परिवर्तन उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? देखिएगा, ये जो बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इसके अंदर कक्षा में भरे हुए हैं, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास क्या है? 1s1, पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक के अंदर। हीलियम के पास क्या है? 1s2, ठीक है। लिथियम के पास क्या है? 1s2, पहले में 2 है, और फिर 2s1 दूसरी कक्षा के अंदर s ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए लिथियम के पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। आगे देखिएगा क्या लिखा है। आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होता है, इसी के साथ तत्वों के गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि तत्वों के गुणों में परिवर्तन किस आधार पे होता है, तत्वों के जो गुण है, गुण का मतलब भौतिक और रासायनिक दोनों की बात आ जाएगी। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो किस पर निर्भर है या किसके साथ परिवर्तित होते हैं? तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद करनी है। गुणों में इस क्रमिक, यानी गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है, इस क्रमिक परिवर्तन को ही गुणों में आवर्तिता कहते हैं, जो कि अपनी हेडिंग है, गुणों के अंदर जो परिवर्तन होता है, ठीक है। क्रमिक परिवर्तन मतलब क्या है कि अपन बाएं से दाएं जाएं या ऊपर से नीचे आए, तो या तो उनमें कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी, वो अपन बाद में देखेंगे, अपने पॉइंट जो है उनको समझेंगे। इसे ही गुणों की आवर्तिता कहते हैं। यानी कि इस पॉइंट को मुख्य रूप से अपने आगे जो है अपन देखें अगर पाठ में, तो इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 पॉइंट अपन को पढ़ने हैं, ठीक है ना, इस पाठ के अंदर। ये 5वां पॉइंट लास्ट जो है यहाँ पर, यहाँ तक अपन को पढ़ना है, ठीक है। ये इसके गुण है, 5 जो गुण अपन जो पढ़ने जा रहे हैं तत्वों के, वो 5 गुणों के बारे में अपन समझेंगे। तो यहाँ देखिए, अपन बात कर रहे थे इसकी परिभाषा की, आवर्तिता की बात होगी, तथा गुणों की आवर्ती का गुण कहा जाता है। और कौन कौन से गुण है? परमाणु त्रिज्या का गुण है, गलनांक, क्वथनांक। गलनांक किसे कहते हैं? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने वाला जो पॉइंट है, बिंदु है, तापमान है, वो गलनांक कहलाता है, ठीक है। ठोस से द्रव अवस्था में बदलना गलनांक। क्वथनांक क्या कहलाता है? द्रव से वाष्प या गैस अवस्था में बदलना, भाप में बदलना, क्वथनांक। आयनन एंथैल्पी है, संयोजकता है। ये सारे पॉइंट अपने आगे आ जाएंगे कि आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। कुछ गुणों में आवर्तिता इस प्रकार से पाई जाती है। पहला पॉइंट जो आ रहा है, सबसे पहला जो पॉइंट है, जो गुण है, वो है परमाणु त्रिज्या का। परमाणु की त्रिज्या किसे कहते हैं? आपने वर्त पढ़ा होगा, ये वर्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, और ये वर्त की जो केंद्र से लेकर के, और ये परिधि, ये वर्त की क्या कहलाती है? परिधि। केंद्र से परिधि की जो सीधी दूरी है, ठीक है ना, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या किसे कहते हैं? वर्त के केंद्र से उसकी परिधि के बीच का जो स्थान है, दूरी है, सीधी दूरी, वो क्या कहलाता है? उसकी त्रिज्या कहलाती है ना। त्रिज्या इसको अपन आर से इंडिकेट करते हैं। तो वैसे परमाणु भी गोल होता है, वर्त के जैसा होता है, और उसकी त्रिज्या परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। देखो, बाह्यतम कोष, कोष का मतलब कक्षा, सबसे बाहर वाली कक्षा। अब बाहर वाली कौन सी है? देखे, जैसे मान लीजिए इस परमाणु की बात करें अपन, हाइड्रोजन की, तो इसमें एक ही कक्षा है, ये नाभिक है, यहाँ से ये दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पर ये बेरिलियम है, बेरिलियम में 2 कक्षा है, यहाँ से बाह्यतम कोष, यानी कि बाह्यतम कोष का मतलब सबसे बाहर वाला, ये वाला, इसकी दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। इसी प्रकार से ऑर्गन है, ये ऑर्गन के नाभिक हो गया, और नाभिक से तीसरी कक्षा जो सबसे बाहर की कक्षा है, ये दूरी जो है, ठीक है, तीसरी कक्षा की दूरी, नाभिक की दूरी, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, आर्त कहलाती है।
अब देखिएगा, आपको जो खास बात है इसमें पॉइंट जो है वो ये आ रहा है, यह बहुत ही छोटी इकाई होती है, यानी बहुत छोटी होती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, देखो अब जो खास बात है ना, आवर्त में किधर चलेंगे अपन, बाएं से दाएं। ठीक है, आवर्त कौन सा है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में अभी मैंने बताया था आपको, ये आवर्त है, 1 नंबर 2 नंबर है ना, बाएं से दाएं चलने पर इसकी बात कर रहा है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, आपको जो खास बात है ना याद रखनी है, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में प्रश्न ऐसा आएगा कि परमाणु त्रिज्या जो है आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो आपको लिखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। देखा क्रमांक बढ़ रहा है क्या, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, अपने इधर जाएंगे हीलियम 2 नंबर पे आ जाएगा, लिथियम 3 पे, बेरिलियम 4 पे, बोरोन 5 पे, कार्बन 6 पे। बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, अतः नाभिक में प्रोटॉन की, नाभिक में क्या होगा, जो बीच में नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए अपन को यहां ऐसे डायग्राम से अपन समझें, ये रहा, देखिएगा यह हाइड्रोजन है, इसके पास नाभिक में 1 प्रोटॉन है। ठीक है ना, और हीलियम 2 नंबर पे आता है, नाभिक में कितने प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए। क्लियर, तो अपन इधर से बाएं से दाएं चलेंगे तो जो नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और बाहर कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बाहर देखो कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो प्रोटॉन है नाभिक पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, नेगेटिव, बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, नेगेटिव होता है। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। जो नाभिक में जो प्रोटॉन है, यहाँ नाभिक में जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है ना, ये नाभिक में प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन जब अपन बाएं से दाएं चलते हैं आवर्त में, तब ये इसमें प्रोटॉन की संख्या, पहले तो यहाँ 1 प्रोटॉन था और इधर यहाँ पर 2 प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई मतलब धनावेश बढ़ गया। ज्यादा धनावेश होगा तो ये ज्यादा जोर से खींचेंगे, इसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे। ठीक है, ज्यादा खींचेंगे तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। परमाणु का आकार देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साइज एक जैसी है, वास्तव में ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन की साइज अगर इतनी है तो हीलियम की साइज इतनी है, छोटा है ये इससे। क्यों हो गया छोटा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो 1 प्रोटॉन ही था। ठीक है ना, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, तो इसकी त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर त्रिज्या कम हो जाती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, त्रिज्या बढ़ जाती है क्योंकि उसमें एक कक्षा बढ़ जाती है। यहाँ 1 ही कक्षा, यहाँ 2 कक्षा होगी, है ना, यहाँ 3 कक्षा होगी। तो आप देख पा रहे हैं इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, इसका आकार और बड़ा है, नीचे वाले का और बड़ा होगा। इस प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु का आकार बढ़ता है। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार घटता है। ठीक है, ये आपको एक जैसे दिख रहे हैं, वास्तव में ऐसे नहीं है। लिथियम की साइज ये है तो ये बेरिलियम की साइज इससे थोड़ी, जैसे मान लीजिए लिथियम की साइज ये है, इसकी साइज थोड़ी कम मिलेगी, इसकी साइज और कम मिलेगी, इसकी साइज और कम मिलेगी। ये इस प्रकार से, यानी कि इधर से इधर चलते हैं तो इनकी साइज जो है वो घटती जाती है, छोटी होती जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बात इसमें बताई जा रही है। इस कारण बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा। नाभिक में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। क्यों, क्योंकि परमाणु के नाभिक में तो क्या है, प्रोटॉन, और कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या जो जो बढ़ेगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है ना, तो नाभिक के अंदर कौन सा बल है, आकर्षण बल है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो इन दोनों विपरीत आवेश हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे चुंबक में होता है ना, चुंबक में विपरीत आवेश होता है, जैसे चुंबक का एन सिरा है या एस सिरा है, दूसरी चुंबकीय है इसके पास में, ये इसका एन सिरा है या एस सिरा है। तो ये एस साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। जबकि एक जैसे समान ध्रुव होंगे, है ना, एस और एस होंगे, तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिक क्या करता है, नाभिक में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उनको खींचते हैं, खींचने को कहते हैं आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल कहते हैं। इसलिए परमाणु की त्रिज्या का मान घटता है, किधर, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणुओं में नाभिक की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण उसमें नाभिक की आकर्षण बल बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ने के कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, उसकी त्रिज्या कम हो जाती है। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी किसकी, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर। आगे देखो क्या बता रहा है, परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है। देखो ये जो परमाणु है इसमें नाभिक है, ये नाभिक बीच में मैंने यहां बना दिया,
और ये बाहर वाली कक्षा है बाह्यतम कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, ठीक है, ये बीच में प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो ये बता रहा है परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश यानी कि ये कक्षा, ठीक है ना, के इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, पर नाभिक के, ये रहा बीच में नाभिक, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, नाभिक के द्वारा यानी कि प्रोटॉन इसको खींचेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अंदर की तरफ, जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको एक नाम है, ये जो बल लग रहा है, ये प्रोटॉन जो है बीच वाला नाभिक में जो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश हमेशा वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम होता है, ठीक है, तो वास्तविक जो आवेश होता है उससे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के परस्पर प्रतिकर्षण बल से कुछ मात्रा में नाभिक के आकर्षण बल संतुलित हो जाता है। देखो ये क्या बता रहा है, जैसे बाह्य कक्षा में ये पहली कक्षा है अंदर वाली, ये बीच में नाभिक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, इस प्रकार से आपस में एक दूसरे को ये दूर भगाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये बता रहे हैं कि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल होता है, एक दूसरे को ये दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षण बल दूर दूर करना। तो बता रहा है क्योंकि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक प्रतिकर्षण बल से कुछ मात्रा में नाभिक के आकर्षण बल संतुलित हो जाता है, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश महत्वपूर्ण गुण है जिससे आवर्त सारणी में गुणों की आवर्तता प्रभावित होती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है ना, बाएं से दाएं चलने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। परमाणु क्रमांक इधर से इधर है, परमाणु क्रमांक बाएं से दाएं बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अतः वर्ग में आगे लिखा है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश कम होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, कक्षा बढ़ जाती है, पहली कक्षा, फिर उसमें नीचे वाले पे 2 कक्षा हो जाती है, उससे नीचे जो है वो 3 कक्षा हो जाती है, उससे नीचे फिर आगे 4 कक्षा हो जाती है। तो कक्षा बढ़ने के कारण जो है वो दूरी बढ़ जाएगी, नाभिक से कक्षा की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो कम होता है, यानी कि नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा क्योंकि दूरी बढ़ गई अब, ठीक है ना, जिसके कारण ये प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा तो परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, साइज बढ़ जाती है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, साथ ही कोषों की संख्या बढ़ती है। खास बात क्या है, कोष की संख्या बढ़ जाती है, कक्षा बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे आते हैं तब। देखो इसमें एक ही कक्षा है, ऊपर से नीचे आने पर यहाँ 2 कक्षा हो गई, यहाँ 3 कक्षा हो गई, तो इस प्रकार से इसमें कक्षा की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण ऐसा होता है। फिर लिखा है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी कम होता है, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है। ये एक टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसमें एग्जांपल से बताया गया है कि जैसे लिथियम है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है। लिथियम की त्रिज्या जो है 152 पिकोमीटर, ये पिकोमीटर है, इसको पिकोमीटर में नापते हैं, ठीक है, इसको पीएम लिखते हैं शॉर्ट में अपन, पीएम पिकोमीटर। देखो पिकोमीटर क्या होता है, 10 की घात -12 मीटर जो है ना उसको पिकोमीटर बोलते हैं, 10 की घात -12 को, 10 की घात -10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, और 10 की घात -9 को बोलते हैं नैनोमीटर, एनएम, नैनोमीटर, ठीक है, ये मापने की इकाइयां हैं। 10 की घात -12 को बोलते हैं पिकोमीटर, तो ये पिकोमीटर में मापते हैं त्रिज्या, ठीक है, इसकी इकाई है त्रिज्या मापने की। लिथियम के पास कितनी कक्षा है, 2 कक्षा है। सोडियम के पास 3 कक्षाएं हो जाएंगी, पोटेशियम के पास 4 कक्षाएं हो जाएंगी। आप कहोगे कैसे, देखिएगा ये रही लिथियम के पास 2 कक्षा, सोडियम के पास 3 है, इसके नीचे पोटेशियम, उसके पास 4 कक्षाएं हो जाएंगी, है ना, आप सारणी में देख सकते हो, आपकी और सारणी के अंदर भी। तो ये इनकी बात कर रहा है। अब देखो त्रिज्या क्या हो रही है, 152 है, 186 बढ़ गई, 231 और बढ़ गई, 244 और बढ़ गई, 262 बढ़ गई, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ रही है, ठीक है ना। अब देखो इसमें दूसरे वाले टेबल में बताया गया है कि आवर्त में अपन बाएं से दाएं चलेंगे, तो लिथियम है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, इसकी 152 पिकोमीटर है। फिर आगे बेरिलियम है, बोरोन है, इधर से इधर चलते हैं, ठीक है, तो इसकी ये 4 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है, ठीक है ना, और परमाणु क्रमांक को जेड से इंडिकेट करते हैं, जेड से दर्शाते हैं। तो इधर देखिएगा परमाणु की त्रिज्या 152 थी, यहाँ कम गई 111 हो गई, यहाँ 88 हो गई, यहाँ 77 हो गई, यहाँ और कम हो जाएगी, यहाँ और कम और यहाँ और कम, तो त्रिज्या घट रही है। ये भी पिकोमीटर में मापते हैं। चलिए ये तो बात हुई थी अपनी किसकी, त्रिज्या की। अब इस टॉपिक का दूसरा जो पॉइंट है वो आता है आयनिक त्रिज्या, ठीक है, आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, देखो सोडियम का परमाणु है ये,
और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 11 ही क्या है? प्रोटॉन है। तो मैं लिख देता हूं 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन, प्लस के प्रोटॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसके पास से, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दें तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, और 11 क्या है? प्रोटॉन। तो प्लस के कितने? प्लस के 11 और माइनस के 10, प्लस के 11 और माइनस के 10 क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1। तो यहाँ पर देखो प्लस का निशान आ गया, ये प्लस का मतलब प्लस 1 होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी परमाणु से तो वो धनावेशित हो जाता है, और जो को परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणावेशित हो जाता है। तो ये इसकी बात कर रहा है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है तो आयन का निर्माण होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनेगा, ठीक है। आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या। अब ये जो आयन बन गया, देखो इसकी तो त्रिज्या, अब यहां पहले तो क्या था, यहां इसमें जो दूरी है वो अधिक है, और ये देखो सोडियम जो धनायन है उसका आकार छोटा हो गया, त्रिज्या कम हो गई ना। तो ये जो धनायन है या ऋणायन है, सोडियम धनायन, ये सोडियम धनायन कहलाएगा, ठीक है। तो आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या, ये तो परमाणु की त्रिज्या है और ये इसकी आयनिक त्रिज्या है, क्योंकि धनायन बन गया और ये उदासीन परमाणु है। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धनायन बनता है। देखो ये समझ रहा है इस बात को, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो क्या बन गया? धनायन बन गया। अभी बताया था हमने सोडियम में किस प्रकार से धनायन बनता है, ठीक है। अब देखिए जो खास बात इसमें आ रही है, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, धनायन निर्माण में इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु का बाह्यतम कोष पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यानी कि जब कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से उसका जो बाह्यतम कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ये बात कर रहा है धनायन निर्माण में इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु का बाह्यतम कोष पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कैसे पूरी तरह, कैसे होता है, देखो इसको समझेंगे। ये लिथियम है, मान लीजिए लिथियम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं मैं बाहर से, तो क्या बचेगा इसके पास? ये बाहर वाली कक्षा पूरी समाप्त हो जाएगी, ये एक कक्षा ही बचेगी। इसी प्रकार से सोडियम के पास 3 कक्षाएं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, है ना। बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इसके पास तीसरी कक्षा गायब हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले देखो एक ये रहा और एक ये रहा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपन इसमें से बाहर से तो ये बाहर वाली कक्षा समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहा है, क्या बता रहा है? धनायन निर्माण में इलेक्ट्रॉन के निकलने से परमाणु की बाह्यतम कोष पूरी तरह समाप्त हो जाता है, बाहर वाली जो कक्षा है वो समाप्त हो जाती है, तथा शेष इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता जाता है। और जो शेष इलेक्ट्रॉन जो बच गए, ठीक है ना, कौन से? ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बच गए ना, ये वाले, ठीक है, इनके ऊपर नाभिक आवेश बढ़ेगा, नाभिक खींच लेगा इनको। अब तो नाभिक आवेश, नाभिक उनको खींचेगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। नाभिक आवेश का मान बढ़ता है, धनावेश बढ़ता है, अतः हमेशा धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है। तो धनायन है उसका आकार छोटा है। देखिए अभी जो अपन ने बताया था, ये रहा, ये रहा, धनायन आकार छोटा हो गया। कैसे हो गया? समझो इस बात को दोबारा, यहां मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिएगा, ये सोडियम परमाणु है, 11 क्या है इसके बीच में? प्रोटॉन है नाभिक में, और बाहर मैंने बना दिए 11 इलेक्ट्रॉन, समझाने के लिए एक साथ बना दिए मान लीजिए। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन प्रोटॉन तो कितने हैं सेंटर में? नाभिक में प्रोटॉन तो 11 ही है, और बाहर वाली कक्षा से क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो ये जो 11 प्रोटॉन है ये 10 इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच लेंगे, क्योंकि बाहर वाली जो कक्षा थी, सबसे बाहर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकाला अपन ने, वो तो कक्षा समाप्त हो गई। तो ये जो 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, आपने रस्सा कसी का खेल देखा होगा। रस्सा कसी में क्या होता है? जैसे एक रस्सी होती है, उधर मान लीजिए 2 प्लेयर है या 3 प्लेयर है साइड में, और इधर भी 3 प्लेयर है, ये रस्सी को खींच रहे हैं, ये रस्सी को इधर खींचते हैं, ये रस्सी को इधर खींचते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर से एक प्लेयर को कम कर दूं, यहां से इस प्लेयर को मैंने हटा दिया, तो क्या होगा? ये 3 खिलाड़ी हैं, 2 को खींच लेंगे अपनी तरफ। तो वही बात है, यहां पर तो पहले 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो उस समय तो इसका जो आकार था वो जैसा था उतना है। जैसे 186 पिकोमीटर की त्रिज्या इसकी है तो है, कोई बात नहीं। परंतु जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया, तो 11 तो प्रोटॉन है, यानी कि इधर 11 खिलाड़ी है और इलेक्ट्रॉन वाले 10 खिलाड़ी हैं। तो ये 11 वाले क्या करेंगे? 10 वाले को खींच लेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे कक्षा को। तो ये कक्षा का आकार, जब अंदर की तरफ इसको खींचेंगे प्रोटॉन, तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। धनायन का आकार कैसा होता है? उदासीन परमाणु से छोटा होता है, ठीक है। ये मेथड आप याद रखिएगा, ये बात इसमें बताएगी। ये अब आगे बात बता रहा है ऋणायन की। देखो क्लोरीन जो है ये उदासीन है, 17 इसके पास प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 17, और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे इसमें अपन, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए ज्यादा और प्रोटॉन है 17 ही। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये 18 जो प्लेयर हैं ये इसको इधर खींचेंगे, जो ज्यादा हो गए ना संख्या में, ये 18 इसको बाहर, जो 18 इलेक्ट्रॉन है ये इसको, ये दूर इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, इधर जिनकी संख्या ज्यादा है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसको यानी कि बाहर की तरफ इसका आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन बनता है। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्योंकि इसके पास 17 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है, तो ये उदासीन है। ठीक है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 18 तो क्या हो गए इलेक्ट्रॉन माइनस के, और 17 क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 17 ही है। ठीक है, तो प्लस का सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 18 है तो माइनस का 1, यहाँ माइनस 1 है, ये क्या है माइनस 1 है। 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। तो यहां पर ये बात कर रहा है कि इसके क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका पहले 99 पिकोमीटर इसकी त्रिज्या थी, अब 181 पिकोमीटर हो गई, क्योंकि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाली कक्षा में, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गई। 17 नंबर पे आता है ना, 2 8 10 और 7 17। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, 2 8 और 8 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इसका आकार बढ़ जाता है, तो ऋणायन का आकार बढ़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऋणायन बनने से बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया अपन ने, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन और लिया है उसके अंदर, एवं नाभिक के आवेश का मान कम हो जाएगा, यानी कि जो नाभिक है बीच में वो उनको उतना खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई और नाभिक में 17 ही प्रोटॉन है, तो ये नाभिक जो प्रभावी नाभिक के आवेश है इनको खींच नहीं पाता अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अतः ऋणायन का आकार हमेशा उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, ऋणायन का आकार हमेशा बड़ा होगा उदासीन से। देखो ये उदासीन परमाणु है यहाँ पर, ठीक है, और ऋणायन है, इसका आकार आपको दिख रहा है, छोटा आकार है और इसका आकार बड़ा आकार है। तो ये यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा क्यों होता है और धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा क्यों होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन के आता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है आयनन एंथैल्पी। देखिए चैप्टर टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक काफी लंबा टॉपिक है, इसमें 5 टॉपिक है, अपन 5 टॉपिक आज ही क्लियर करेंगे। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। परमाणु के अंदर ये यहाँ पर नाभिक है, बाहर कक्षा है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आप खींच करके बाहर निकालोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, इसे ही क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ये बता रहा है कि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को यानी कि बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो ही आयनन एंथैल्पी कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई परमाणु है बेरिलियम का, इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेंगे बाहर निकालेंगे अपन, तो अपन जो ऊर्जा लगाएंगे, जो ताकत लगाएंगे वो आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा आगे, यह है किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में मापी जाती है। इसके मापन की इकाइयां हैं, ठीक है ना, कोई भी आप एक ले सकते हो, सारी हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा दी जाती है, अपन ऊर्जा क्या कर रहे हैं, ऊर्जा उसको दे, इलेक्ट्रॉन को अपन को लगानी पड़ेगी ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ कक्षा में है, इसको खींचने के लिए ऊर्जा अपन को देनी पड़ेगी, तभी ऊर्जा से वो बाहर निकलेगा। कहते हैं इसका मान हमेशा धनायन होता है, यानी कि ऊर्जा देते हैं तो धनायन होती है। उदासीन परमाणु, ठीक है, कोई गैसीय अवस्था में जी लिखा है, आयरन एंथैल्पी यानी कि ऊर्जा देंगे अपन उसको, तो क्या होगा, उसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलते क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। अभी अपन ने समझा था इलेक्ट्रॉन जब निकलता है किसी परमाणु से तो धनायन बन जाता है। देखो ये सोडियम वाला ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धनायन बन गया, इलेक्ट्रॉन निकलते ही धनायन बन जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे लिखा है, उदासीन परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी। जैसे बाहर वाली कक्षा में अपन मान लीजिए यहाँ पर इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, निकालने के लिए प्रथम, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले में, तो अपन द्वितीय ऊर्जा कहलाएगी। पहले वाले को निकाला प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। इसकी बात कर रहा है। प्रथम के लिए पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी, धनायन से 1 इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा द्वितीयक आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसी प्रकार से तृतीय इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा तृतीयक आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। एक तत्व के लिए सामान्यतः प्रथम आयनन एंथैल्पी, पहली बार अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, पहला इलेक्ट्रॉन, तब अपन को ऊर्जा कम लगानी पड़ेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो समझिए। परमाणु है, नाभिक का मान लीजिए सोडियम की बात करें 11 प्रोटॉन है और 11 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कितने बचे इसके पास, 10 बचे, 10 बचे। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस समय यहां पर ये जो अब, तब उस समय अपन ने जो ऊर्जा लगाई
ठीक है, मान लीजिए अपन ने यहाँ पर 10 किलो कैलोरी ऊर्जा लगाई, क्लियर। अब अपन मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, 10 बचे थे, परंतु यहाँ क्या होगा, प्रोटॉन 11 है, प्रोटॉन तो 11 नहीं, ये इसको 10 को अधिक खींचेंगे। और रस्साकसी वाले खेल की बात है, जो मैंने बताया था रस्साकसी का जो खेल है ना, उससे आप याद रखिए, ये 11 खिलाड़ी हैं और ये 10 खिलाड़ी बचे इधर, तो ये 10 को अंदर की तरफ खींचेंगे। तो अब अपन को एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है इसमें से, तो अपन को ज्यादा जोर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 11 अंदर की तरफ खींच लेते हैं, दूसरे में अपन को 20 किलो कैलोरी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से अब इसके पास कितने बचे, 9 बचे। अगर अब ये 9 को और ज्यादा खींचेंगे 11, ठीक है, तो यहां पर अपन इससे इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहें तो अपन को और ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, 30 किलो कैलोरी लगानी पड़ेगी, क्लियर। तो ये बता रहा है कि पहले अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें अपन को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये जो निशान है ना ये अधिक का है, दूसरे के लिए ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या है, जो दी गई ऊर्जा है, और तृतीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगाएंगे वो तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाएगी, उसका मान और अधिक होगा, और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आगे बता, आवर्त सारणी की बात करेगा। अब आवर्त सारणी में क्या होता है, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, देखो आवर्त में तो बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार कम होता है। देखिए आवर्त सारणी में देखिएगा, इस प्रकार से याद कर लीजिए, बाएं से दाएं चलते हैं तो आप रफ में बना लीजिए ये आकार, ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना, ऐसे आकार बना दीजिए आप। बाएं से दाएं चल रहे हैं, घट रहा है ना आकार, ये घट रहा है देखो, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता आकार, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसी प्रकार से। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होने के कारण, परमाणु का आकार कम होता है ना, प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ेगा। नाभिक आवेश, नाभिक में ताकत ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा। अपन इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि नाभिक उसको खींचता है, इसका नाभिक और खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इसका नाभिक और खींचेगा, ठीक है। तो बढ़ने से परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना अधिक कठिन होता है, ज्यादा जोर आएगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, अतः आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। कब बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन से, इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि इसका आकार छोटा है, छोटा आकार होगा तो इसमें प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा होगा, यानी कि नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कस के पकड़ के रखता है, उनको पृथक नहीं होने देता, ठीक है। नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा आयनन एंथैल्पी होगी, क्लियर। अब अपन बात करेंगे वर्ग की। वर्ग में क्या होता है भाई, वर्ग में अपन चलते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। आगे लिखा है एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ती है। पहले जैसे हाइड्रोजन है ना, फिर ये लिथियम में 2 हो गए, फिर ये सोडियम में 3 कक्षा हो गई, तो उसका आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, कक्षा में जो कक्षा की दूरी बढ़ गई नहीं है, दूरी बढ़ने से इसको प्रभावी नाभिक की आवेश जो है इसका मान कम हो जाएगा, यानी कि यह नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, ज्यादा दूरी ज्यादा होने के कारण, दूरी बढ़ने के कारण ये नाभिक इनको अच्छे प्रकार से खींच नहीं पाता है, कस के नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। तथा प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम होता है, ठीक है, इसका मान, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम होता है, अपनी तरफ ये खींच नहीं पाता है, होने के कारण बाह्य तम इलेक्ट्रॉन का संयोजन ढीला हो जाता है, अतः उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना सरल है, ये उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन सरल होता है यहाँ से। इस कारण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, ठीक है। अपन को ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, इसको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसको कम और इसको और कम, ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है, कम होता जाता है, घटता जाता है, क्योंकि दूरी बढ़ती जाती है। दूरी बढ़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में अपन को ज्यादा जोर नहीं आएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा आयरन, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थोड़ी कम देनी पड़ेगी, इसमें से और कम, और नीचे 4 कक्षा हो जाएंगी तो और कम देनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो बात हुई अपनी आयनन एंथैल्पी की। अब अपन बात करेंगे आयनन एंथैल्पी से उल्टा। आयनन एंथैल्पी में तो क्या कर रहे थे, परमाणु के जो बीच में नाभिक है, बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जो ताकत चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे अपन इसमें, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे अब, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोल दीजिए या इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल दीजिए। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या बनेगा, ऋण आयन बनेगा। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन, देखो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों ऋण आयन क्यों बना भाई, इसके पास 17 तो प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि माइनस के प्लस के बराबर थे, परंतु इलेक्ट्रॉन लेने से कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस का 1 हो गया ना, तो माइनस का 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो ऋण आयन बन जाता है। तो मुक्त ऊर्जा, तो जो मुक्त ऊर्जा होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। और इसका मान धनायन या ऋणायन दोनों हो सकता है,
और ये तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उदासीन परमाणु है, गैसीय अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन अपन दे रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं इस बार, तो ऋणायन बनेगा और मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। क्लियर। और ये उल्टा चलना है किसके, जो आपने पढ़ा था अभी आयनन एंथैल्पी के उल्टा चलेगा। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं, देखो आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं चलेंगे अपन। परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, ठीक है। ऐसे प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने के कारण परमाणु का आकार छोटा क्यों हुआ भाई, नाभिक का आवेश बढ़ गया होने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसकी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा ये, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ज्यादा ताकत आ जाती है, क्योंकि नाभिक जो है वो प्रभावी हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है ना, अपनी ओर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे, अवर्ग की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु के आकार में अनियमितता भी पाई जाती है। चलिए लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, विद्युत ऋणता। सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध को इलेक्ट्रॉन परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। देखिए सहसंयोजक बंध, एक तो आयनिक बंध होता है, जैसे सोडियम है Na और Cl क्लोरीन, ये प्लस वाला है माइनस वाला, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम प्लस का हो गया क्लोरीन, जो आयनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है वो तो कहलाता है आयनिक बंध। और सहसंयोजक में क्या होता है कि पार्टनरशिप करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो है ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे। कैसे, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इसके एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इसके पास भी, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी ये और ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो बंध बनता है इसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं इसको, सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो आगे ये बता रहा है सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणु, अब असमान परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे अपन बात करें H2O, ठीक है, वाटर के जल की बात करें अपन, या CH4 मेथेन की बात करें, तो कार्बन एक है और उसके पास हाइड्रोजन कितने, चार, ठीक है, तो हाइड्रोजन चार है, तो ये कार्बन तो अलग परमाणु है और हाइड्रोजन अलग परमाणु है, तो ये क्या हो गए, असमान परमाणु हो गए, समान थोड़ी ना है, एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये भी सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अपना एक पार्ट आएगा कार्बन वाला, उसमें अपन समझेंगे। तत्वों की यह एक सापेक्ष प्रवृत्ति होती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। देखो बार बार बना चुका हूं, परमाणु का आकार छोटा हो रहा है बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में, के कारण तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती है, तत्वों की विद्युत ऋणता क्या होगी, बढ़ेगी। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, या परमाणु का आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता का मान घटता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है वो फ्लोरीन होता है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व क्या है, फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन इधर है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणता बढ़ती है। क्या बताया अभी अपने, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये रहा फ्लोरीन, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, ठीक है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने तत्वों के जो आवर्तिता यानी गुणों में जो आवर्तिता है आप समझ गए होंगे। गुणों में आवर्तिता के अंदर ये 5 पॉइंट है। आवर्त सारणी के अंदर जो परमाणु है किस प्रकार से उनकी त्रिज्या बढ़ती है और घटती है आवर्त में और वर्ग में, और उनके अंदर किस प्रकार से आयनिक त्रिज्या उनकी बढ़ती और घटती है ना, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी हैं। और इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होती है, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, ये सारी बातें अपन ने यहाँ पर इस वीडियो में समझी है। विद्युत ऋणता किसे कहते हैं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और मेरे ख्याल से आपके ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा, किताब सामने रखिए, अपने नोट्स बनाइए और साथ साथ इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।